अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह और एक नए वीक के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुस्सा की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। नए हफ्ते का आगाज़ है तो एक पॉजिटिविटी के साथ आगाज़ करें, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आगाज़ करें। आई नो थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को दोबारा से वीक की तरफ वापस लाना, और दिल करता है कि एक और दिन मिलता तो शायद नींद पूरी हो जाती, शायद वो काम जो अधूरे रह गए हैं वो पूरे हो जाते। लेकिन ये तमाम काम आपके साथ साथ चलते रहेंगे। कुछ काम पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। कई लोगों से मुलाकात हो जाती है वीकेंड पे, जिनसे नहीं हुई उनसे अगले वीकेंड पे हो जाएगी। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा होगा, क्योंकि मौसम की सूरत हाल भी पूरे मुल्क में मुख्तलिफ है। कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश का अभी भी इम्कान है और बारिश होती रही है वीकेंड पे। इस्लामाबाद में भी लगातार 2 दिन शाम के वक्त और रात के वक्त जरा बारिश हुई, लेकिन दिन को जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं हुई। सो अब की सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा पूरे मुल्क में। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटवार, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो अगर आप लोगों के इलाके में पता लग रहा है कि बारिश हो रही है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बारिश से बचें। और अगर आप लोगों को लगता है कि गर्म है मौसम तो फिर भी गर्मी का एहतियात करें, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर अब तो बाकायदा तौर पर मानसून के मौसम का भी आगाज़ हो चुका है और उसके साथ सावन रखें। हाँ, सावन का आगाज़ जो है वो हो चुका है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और एक छोटी सी एडवाइस ये होगी कि आप अपनी छत पे या टेरेस पे ऐसी कोई भी जगह जो कि सामने है उसमें छोटा सा बाउल रख दें परिंदों के लिए। हाँ। अगर उसमें पानी जो है वो आप डाल देंगे तो अच्छा होगा कि आपके साथ साथ वो भी जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। और इट्स अ गुड थिंग कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आप उनका ख्याल रखें। तो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल रखें और इसके साथ साथ अपने दिन को जो है वो एंजॉय करें। माना कि मंडे जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर ही जाता है। अच्छा, आपने तो एक टिप दी है परिंदों के हवाले से कि परिंदों को अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के छत पे, आपकी बालकोनियों में, आपके टेरेस पे वो आएँ और चहचहाते रहें और वो एक प्यारा सा माहौल जो है ना वो बनता रहे, तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप है जो रुशना ने शेयर की है। लेकिन एक और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मसला भी होता है इस चीज़ से कि चिड़िया उनके घर आके घोंसला बना लेती है, कौवा हर वक्त जो है ना उनकी मुंडेर पर मंडराता रहता है, टाई टाई करता रहता है। तो इसको बचने के लिए या इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए एंटीजन स्प्रेस जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, और इसके अलावा एंटीजन लगाए भी जाते थे अपने घर के उन्हीं टेरेस पे और ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर परिंदे ना आए, या आपकी कोई नायाब आइटम आपके घर पड़ा हुआ है, कोई मुजस्मा है, तो उसके ऊपर भी स्प्रे किया जाता था या लगाता जाता था इसकी तारें कि वहाँ पर परिंदे ना पहुँच सकें। लेकिन इसका बड़ा ही हैरत अंगेज़ इस्तेमाल देखा गया है और बड़ी हैरानी हुई ये खबर पढ़ के। हैरत अंगेज़ इस्तेमाल क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। हैरत अंगेज़ इस्तेमाल ये देखा गया है कुछ मुहक्किकीन की तरफ से हॉलैंड के अंदर कि जो इंसान इस्तेमाल करते हैं परिंदों के हवाले से एंटीजन स्प्रेस या एंटीजन चीज़ें कि परिंदे उनके आसपास ना आए, उनके घरों के पास ना आए जो जिनको एलर्जी है। लेकिन अब कुछ परिंदे भी ऐसे हैं जो अपने घोंसलों के इर्द गिर्द इन तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीजन, ताकि दूसरे परिंदे जो हैं वो उनके घोंसले को नुकसान पहुंचाने के लिए ना आए। एंटी बर्ड स्पाइक्स जो हैं उन्होंने कहा कि आप तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना हम भी इस्तेमाल करें। और इस तरह का अपने तर्ज का एक पुराना घोंसला जो है वो मिला है और उससे पता चला है कि परिंदे जो है वो किस तरीके से अपनी हिफाजत के लिए भी एंटी बर्ड स्पाइक्स जो है इस्तेमाल करें ताकि बाकी जानवर या बाकी परिंदे आके उनका घोंसला ना ख़राब कर सकें। तो फिर ये तय हुआ कि सिर्फ इंसान ही अक्लमंद नहीं होता, परिंदों के पास भी उसी तरीके से अक्ल मौजूद है और वो अपने तहत उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों के पास अक्ल ज़्यादा है, इसलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है। और इसी अशरफुल मखलूक़ात ने बहुत सारे और भी कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो इसी तरीके की एक और नई बात के बारे में बात करते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एक्यूमेन के नाम से, उन्होंने क्या किया जी, अल्जाइमर जो बीमारी है, जो कि भूलने की बीमारी यूजुअली उन लोगों में होती है जो काफ़ी एज के होते हैं, उनको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो उस हवाले से उन्होंने एक मेडिसिन का जो है दवाई का इब्तदाई सेफ्टी टेस्ट किया है जो कि उनको कामयाब भी लगा है। और वो कह रहे हैं कि अब इसको जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो इस टेस्ट को फर्दर जो है अप्लाई भी किया जाएगा और ये दवाई जो है ये सो फार काफ़ी मुस्तफ़ीद जो है वो साबित हो रही है। तो वी होप कि ये अच्छे तरीके से जो है वो आगे अपनी फर्दर प्रोसीडिंग कर सकें और इस तरीके से आगे सही तरीके से जो है। और दूसरी चीज़ ये भी
कि जिन लोगों की यादाश्त कमज़ोर, यकीनी तौर पर अल्जाइमर के मरीज़ या उसके अलावा बुज़ुर्ग अफराद के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है, और उनको भी जब लगाई जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो भूल जाते हैं अल्जाइमर ना होने की वजह से भी, तो वो भी उनको रिकॉल हो रही हैं, जिसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगली खबर है हमारी नासा के हवाले से, और नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके हवाले से हम आपको अक्सर खबर शेयर करते रहते हैं। तो नासा ने अब एक नई तहकीक सामने लाई है और उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की हैं। ये जो तस्वीर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये पहली दफ़ा जो सितारों की पैदाइश का मौका होता है उसको जाहिर करने वाली ये शानदार तस्वीरों की नकाबकशी की गई है। और कायनात में ये सुर्ख गैस के जेट फट रहे हैं और धूल की एक चमकती हुई गार नज़र आ रही है। और तस्वीर ज़मीन के करीब तरीन सितारे बनाने वाले खित्ते राव फ्यूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स की है, और जिसकी तकरीबन 390 नूरी साल की दूरी पेश नज़र के सितारों बिल तरतीब बेहतर क्लोजअप की जा सकती है। और ये आप लोग देख सकते हैं जिस तरह पहले नज़र आ रही थी। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो नासा के लिए बहुत मददगार है और बहुत सारी चीज़ों में वेदर फोरकास्टिंग के हवाले से भी, और इसके अलावा भी मार्स के हवाले से, मून के हवाले से, और ये तमाम तहकीक जो है वो हमारे सामने लाती रहती है टेलीस्कोप। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के हवाले से ही एक और खबर जो है वो आपके साथ शामिल करेंगे। हम अक्सर ड्रोन्स की बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब बरतानिया कंपनी ने क्या किया है जी, उन्होंने एक सोलर ड्रोन जो है वो मुतारिफ करवाया है। और वो सोलर ड्रोन की क्या खसूसियत है जी, एक तो सोलर एनर्जी से चार्ज होता है, और दूसरी बात यह है कि वो 70,000 फुट की बुलंदी पर उड़ सकता है, जो कि 20 माह तक यानी 1.5 साल से ज़ायद अरसे के लिए अपनी उड़ान जो है वो मुसलसल भर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब प्रोलॉन्ग जो है वो उसकी जर्नी होगी कि वो 20 महीने तक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल कर सके। एग्जैक्टली। और ये बहुत सारे मदद में आ सकता है, ख़ास तौर पर हम लोग फ़ौजी हवाले से इसको यूज़ करना चाहें तो अस्करी क़यादत जो है वो उसको बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती है। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो रहा है, तो ये भी बताते चलें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रोबोट ऐसा बनाया गया है जिसको ये कहा जाता है कि अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये डॉग की शक्ल का खूबसूरत है, क्योंकि पेट्स जिस तरीके से सभी को पसंद होते हैं, तो उसी तरीके से आपका पार्टनर बनेगा, आपकी बातों का जवाब देगा, आप इसके साथ जो है वो अच्छा वक्त स्पेंड कर सकते हैं। और अगर ये तहकीक से सामने आए कि 1990 के बाद अमेरिका में ऐसे लोगों की कई तादाद मौजूद है जो पूरे घर में अकेले रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुआविन साबित हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अकेलेपन में जो है फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन उनको ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिससे वो बात कर सकें, अपनी डिस्कशन कर सकें। तो इट्स अ गुड थिंग कि टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरीके से जो है वो इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। अगली बात करेंगे हम, आपने पिछली जो हमारा वीक था उसमें एक खबर शामिल की थी कि एक जो शख्स थे उनको पेंसिल्स जमा करने का शौक था। इसी तरीके से एक और शौक जो है वो सामने आया, और वो ये है कि एक खातून है, उनको टूथब्रश जमा करने का शौक था, और वो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टूथब्रशेज जो है वो अपनी कलेक्शन जो है वो जमा की है। और उसमें डिफरेंट जो है वो टाइप्स के टूथब्रशेज आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से कार्टून वाले भी हैं इनके पास, और 12 साल की उम्र से इन्होंने जो है वो ये सिलसिला शुरू किया, और इनके पास 1618 ब्रश जो है वो मौजूद हैं, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दिया। और ये कहती हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है ये टूथब्रशेज मौजूद है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके का मुनफरिद शौक जो है वो पालूँ। तो मुनफरिद शौक की जहाँ पर बात चल रही है, खैर ये भी एक मुनफरिद शौक है और ये इसको पाल रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। 12 साल की उम्र से अभी तक संभाल के रखना बड़ी बात है। कैनेडियन खातून है, लेकिन एक और कनाडा में यही काम हुआ है और ये भी मुनफरिद शौक है। और शौक ये था कि एक मॉडल थी, उनको मुख्तलिफ अपने व्यूज़ के लिए भी ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफ्स खिंचवानी होती हैं, और वो एक शौक होता है कि आप मुनफरिद कुछ काम करें। तो ये मुनफरिद काम जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एक मॉडल और एक फ़ोटोग्राफ़र ने किया है। डीप सी फ़ोटोग्राफ़ी इन्होंने मुतारिफ़ करवाई है, और ये टोबरमोरी और फोटोग्राफ़र फॉरेस्टियन हेनिंग ने मॉडल सैयारा एंटोस्की के साथ तकरीबन 32 फीट गहरे पानी में ये फ़ोटोशूट किया है। और मकसद यही था कि कुछ मुनफरिद करें, जिसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत ही मिसमराइजिंग किस्म की जो है ना वो पिक्चर्स आई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये पहले भी बोला गया कि इस तरीके से फोटोग्राफर जो है इस तरीके से फोटोग्राफी करते रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने मजीद इकदाम लेके, और वो कहते हैं कि जब कोविड आया तब उन्होंने ये ख्याल जो है उनके जहन में आया कि हमें इस तरीके की फोटोग्राफी भी करनी चाहिए, और बिल आखिर उन्होंने जो है वो अपना ये जो कारनामा था वो सर अंजाम दे दिया। अब आपको बताती चलूँ कि यूजुअली लोग जो होते हैं वो शॉपिंग करते हुए बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। शॉपिंग करते हुए किस तरीके से तंग होते हैं जी, कि आते हैं मर्द हज़रात जो होते हैं वो ख़वातीन के साथ यूजुअली शॉपिंग नहीं करते। वो कहते हैं कि बड़ा टाइम लगाती हैं, कभी एक शॉप में जाती है, कभी दूसरी शॉप में जाती हैं, उसके बाद फिर बारगेन भी करती हैं। तो
तो ये मसला जो है वो इनको शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसके लिए चाइनीज़ एक मॉल है, उसने बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीका ढूंढा। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा है कि जब तक आपकी ख़वातीन जो है वो शॉपिंग कर रही हैं, आप क्या करें कि आप जो है वो बैठ के वीडियो गेम्स जो है वो खेलें, और तब तक ख़वातीन जो है वो आराम से अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट कर लेंगी। और उसके बाद जो है ये देखें कि बॉक्स नुमा चीज़ जो है वो इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें आप वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और उतनी देर में जितनी भी आपके घर की ख़वातीन हैं, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी माँ है, वो जो है वो आराम से शॉपिंग करें और आप जो है तब तक बैठ के वीडियो गेम खेलें। अच्छा, ये थी कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से खबरें और कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर आप लोग बोर होते हैं तो आप लोग कैसे अपने आप को जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। उसमें रोबोट्स भी आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक खबर ऐसी जो बड़ी दिल छू लेने वाली है और उसके हवाले से हमारे पास पैकेज है, वो है, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन कोई 2007 में 2008 में एक प्राइवेट टेलीविज़न पर आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक सिंगिंग का कंपटीशन हुआ था, और उसमें जिन्होंने नंबर 1 जो है वो पोजीशन हासिल की थी वो थे असद अब्बास। और वो सिंगर हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत मशहूर हुए, पाकिस्तान में भी उन्हें बहुत प्यार मिला। उन्होंने पाकिस्तान के हर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे अपना जो है वो फ़न का मुजाहिरा किया। फिर उनके भाई भी सामने आए, अली अब्बास, और वो भी पाकिस्तान के एक बहुत ही कमाल के सितारे हैं। लेकिन आजकल वो असद अब्बास जो हैं वो बीमारी में मुब्तला हैं, उनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, और उसी हवाले से हमारे पास पैकेज है और पूरा पाकिस्तान अब मिलकर उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक स्टार लेवल जो है वो देखा। अब वो जिस हालत में हैं उन्हें आपकी, हमारी, हम सब की ज़रूरत है। तो लाहौर से एक पैकेज है हमारे पास। जिंदगी कितनी बेयकीनी है, ये बात गुलकार असद अब्बास से बढ़कर कौन जान सकता है। जिस पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो इसे एक कामयाब गुलकार के तौर पर शोहरत के बामे अरूज तक पहुंचाया, और आज ये एक वक्त है कि जिंदगी इसके लिए बोझ बनकर रह गई है। महज 16 साल की उम्र में पाकिस्तान का पहला संगीत आइकॉन जीत कर हजारों गुलकारों में सरे फहरिस्त आने वाले असद अब्बास की खूबसूरत और मधुर आवाज रब्बे कायनात का तोहफा है, और बगैर किसी बाकायदा उस्ताद के उन्होंने गुलकारी के शोबे में न सिर्फ अपनी मुनफरिद पहचान बनाई बल्कि आलमी सतह पर मुल्क का नाम भी रोशन किया। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला। यूं तो असद अब्बास ने मौसीकी की हर सिन्फ पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, मगर सूफी कलाम में इनकी बात ही कुछ और है। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले मेरे ऐब निमानी दे कजवे हवे कदे आवे माही गल लग, तेरी दीद गरीबां दा हजवे हवे कदे आवे माही गल लगवे। 2015 में अचानक इनकी सेहत खराब होना शुरू हुई, जिससे इनके गुर्दे बुरी तरह मुतासिर हुए। उनके भाई की तरफ से अता किया गुर्दा भी उनको सेहत जैसी अजीम नेमत ना लुटा सका, और इनकी सेहत मुसलसल रूबे जवाल है। कहाँ स्टूडियो के चक्कर और गुलकारी, मगर अब जिंदगी अस्पतालों और डॉक्टरों के गिर्द घूम रही है। बहुत से मुल्कों से भी कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं, आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो मेरी इसमें नफ़ी होगी अगर मैं पाकिस्तानी होकर मैं अपने खुददार मुल्क में रहता हूँ, मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हीरो हूँ, तो मेरी कोशिश यही है, ख्वाहिश भी यही है कि मेरा पाकिस्तान में ही इलाज हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही मेरा इलाज करवाए, पाकिस्तानी हमारे मुल्क के लोग ही मेरा इलाज करवाएं, ओवरसीज़ मेरा पाकिस्तानी इलाज करवाएं। खराबियत सेहत के बावजूद असद अब्बास मायूस नहीं हैं। उनकी आंखों की चमक बता रही है कि इन्हें यकीन है कि सेहतयाब होकर एक बार फिर ये अपने मद्दाहों में होंगे।
और ये आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे आसिम की लाहौर से, और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि उनकी जो कंडीशन है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं और डेफिनेटली उनकी मदद की भी जा रही है। कुछ प्राइवेट रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा था, उसमें काफ़ी लोग उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो आप लोग भी अगर हिस्सा डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि ये वो पाकिस्तान के एक नौजवान की कहानी है जिन्होंने अपना उरूज देखा और यकीनी तौर पर वो दोबारा उरूज पे जा सकते हैं अगर उनका गुर्दा दोबारा से काम करने लग जाए, क्योंकि एक दफ़ा वो गुर्दे की ट्रांसप्लांट करवा भी चुके हैं, वो करामत साबित नहीं हुई। बाकी अल्लाह पाक उनकी जो है वो हालत पे रहम फरमाए और उनको जल्द अज जल्द जो है ना वो सेहतयाबी की तरफ लेके हम जाए। दुआगो हैं कि असद अब्बास जल्द अज जल्द दोबारा सेहतयाब होकर अपने फ़न का जादू जो है वो दोबारा से जो है वो उजागर करें। बढ़ते हैं अगली टेक्नोलॉजी की खबर की तरफ, और टेक्नोलॉजी की खबर की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो हम गूगल के बारे में भी बात करेंगे। गूगल ने अब एक नया फ़ीचर जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। गूगल ने AI टेक्नोलॉजी की मदद ली है और एक ऐसा जो है फ़ीचर जो है वो ये है कि उसमें अब आपको अपनी अंग्रेज़ी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब आप गूगल पे जाते हैं तो आप सवालात जो है वो इंग्लिश में टाइप करते हैं और आपको जवाबात भी जो है वो उसी तरीके से मिलते हैं। लेकिन अब आपको इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के ज़रिए चैटबॉट बार्ड का जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। और वो क्या कर सकता है जी, आपको ऑलमोस्ट 40 लैंग्वेजेस में यानी 40 से ज़ायद ज़ुबानों में जो है वो आपको जवाब दे सकता है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। इसके अलावा तस्वीर के ज़रिए भी जो है वो आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है और बहुत सारे लोगों के लिए आसानी का बाइस भी है। डेफिनेटली। और बरतानिया में एक और बहुत ही अजीब सा वाक़या पेश आया। वहाँ पर एक फ़ोन कॉल आई पुलिस को जिसमें एक खातून की चिल्लाने की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जब पुलिस उनके घर पर पहुंची तो पता चला कि वो खातून नहीं है, वो एक तोता है, एक अदद जो मिमिक्री कर सकता है, जो आवाज़ें मुख्तलिफ निकाल सकता है, और उसने अपनी ही मालकन की आवाज़ कॉपी की हुई है। और फ़ोन जो है वो किसी और पर्पज़ के लिए मिलाया गया था पुलिस को, लेकिन आगे से उन्हें अच्छी खासी जो है ना वो औरत की एक चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हुए पुलिस की 2 गाड़ियाँ जो है वो मौके पर पहुँची। लेकिन ये सूरत हाल थी कि एक तोता था जो ये हरकत कर रहा था। तो बिल्कुल आप सुनी सुनाई खबरों पे बिल्कुल ना जाएं और पहले तस्दीक कर लें कि क्या हो रहा है। तो इस तरह के शरारती तोते जो हैं वो भी जब आप घर में रखते हैं तो उनको ये सिखाएं कि वो इस तरीके से लोगों को मुश्किलात का शिकार ना करें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि आपको पता है एक जजीरे पे एक मुर्दा वेल पाई गई और उस मुर्दा वेल में क्या था, ये सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। उसमें 425,000 पाउंड की मालियत का जो है वो सोना जो है फ्लोटिंग सोना जो है वो बरामद हुआ। और जब ये वेल जो है वो मुर्दा हालत में पाई गई तो उसका पोस्टमार्टम हो रहा था और उसमें ये दरियाफ्त किया गया कि इतनी वाफिर मिकदार में जो है इसमें सोना भी मौजूद है। ज़िंदगी है और ज़िंदगी कहाँ कहाँ पर बसती है, और वहाँ पर तमाम तर मादनियात तो फिर दुनिया की हैं ही, और धात भी एक इतनी बड़ी मादनियात हैं, तो वहाँ से डेफिनेटली निकल सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, एक और बहुत ही कमाल की चीज़ मेरे सामने आई है और वो ये है कि एक सऊदी अरब के बुज़ुर्ग शहरी हैं, ठीक है, जिनकी उम्र है 90 साल, और उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। और ये वो शहरी हैं और इन्होंने ये 90 साल इनकी उम्र है, उन्होंने 5वीं शादी की है। तो समाजी राब्ते की वेबसाइट हर तरफ जो है ना वो इनकी चर्चे और धूम मची हुई है। और वो कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए, ये उम्रों में कुछ नहीं रखा हुआ। तो इनका भी यही पैगाम है कि अगर आप लोग तंदुरुस्त हैं और जवान हैं तो आप 4थी 5वीं शादी कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर भी बताया, और उन्होंने कहा है कि मेरा बुढ़ापा जो है ना मेरी शादी को नहीं रोक सका, और मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा फोत हो गया है, लेकिन मेरे बच्चों में भी के भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना और मजे की बात यह है कि उनके पोते ने जो है ये खबर जो है वो शाया की और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया इस चीज़ को कि मेरे दादा अब्बू जो है उन्होंने 5वीं शादी कर ली है। तो देखिए ये जुमला जो है बिल्कुल गलत साबित होता है कि एज जो है वो कंसिडर की जाती है, लेकिन एज इज़ जस्ट अ नंबर, और आप जो है वो पूरी ज़िंदगी जवान रहते हैं अगर आपका दिल जवान हो तो। डेफिनेटली। आगे जो है वो एक और ख़बर शामिल करेंगे और वो ये है कि अमेरिकी फ़िश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने ऐलान किया है कि सी ओटर 841 जो है वो गैर मामूली रवैये का मुशाहिदा करने के बाद इसे पकड़ने की तलाश शुरू कर दी गई है, क्योंकि इनका रवैया जो था वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली था। और अमेरिकी और रियासती वाइल्ड लाइफ एजेंसियों की टीमें जो है वो सर्फ बोर्ड से लेस होकर समंदर में भेज दी गई हैं और हुकाम के मुताबिक सी ओटर 841 ने सर्फिंग बोर्ड को काटना और सर्फर्स पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो इस वजह से उनको पकड़ने के इकदाम जो है वो शुरू किए गए हैं। यस डेफिनेटली। ये था न्यूज़ का सिलसिला जो आप लोगों ने जानी, जिसमें मुख्तलिफ दिलचस्प किस्म की खबरें थी। आगे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मरता नहीं है और अब तेरे को डरना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अगर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि बिलखसूस आवाम को एम्पावर करने के लिए है। और इसी में एक अदद इनिशिएटिव ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत जो है वो नौजवानों में लैपटॉप्स तकसीम करने की जो है वो सिलसिला वो भी शुरू हुआ हुआ है और आजकल उसी की तकारीब जो है वो मुख्तलिफ शहरों में भी जारी है। डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं कि मेरिट पर फैसले किए जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं इस साल। और ये इनिशिएटिव 2011 में पंजाब में पहले लिया गया, जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से व्हेन ही वाज सीएम पंजाब। और फिर उसके बाद 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो हमने ये प्रैक्टिस देखी कि बाकायदा तौर पर बड़े पैमाने पर लैपटॉप तकसीम किए गए। और अब इस तरह देखें तो आपकी फैमिली में भी हर जगह पर एक आदत जो है ना वो लैपटॉप मौजूद होता है प्राइम मिनिस्टर का या पंजाब की तरफ से दिया हुआ। सो ये दोबारा से सिलसिला चला है और इसमें किसी किस्म की भेदभाव नहीं रखी जा रही, मेरिट पर फैसले किए जा रहे हैं। कोई उसमें ये नहीं रखा जा रहा कि इस शहर को मिलना है और इस शहर को नहीं मिलना। हर शहर के दौरे हो रहे हैं। केपी, पंजाब की हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तो तमाम नौजवानों को मजीद बासलाहियत बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तान की इमेज को वो मजीद अच्छे से उजागर कर सकें, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके उनके लैपटॉप, ये टेक्नोलॉजी। इसी के तहत ये तकारीब का सिलसिला जारी है और इसी में हायर एजुकेशन कमीशन के तहत इस्लामाबाद में ये चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है। आप लोग तकारीब भी देख रहे हैं। वज़ीर आज़म का भी इसी हवाले से यही कहना है कि ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, ये मेरिट पर फैसले दे रहे हैं और ये हमारी अव्वलीन तरजीह है कि कौम के ख़वातीन जो हैं उनको भी एम्पावर किया जाए, क्योंकि ख़वातीन की तरक्की जो है वो कौम पूरी की और पूरे मुल्क की, पूरी रियासत की तरक्की बन सकती है। तो आइए इसी पर गुफ्तगू करते हैं कि वज़ीर आज़म के इस इनिशिएटिव के तहत यूथ प्रोग्राम में और क्या है स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पर ये लैपटॉप की स्कीम जो है उसमें अभी तक कहाँ कहाँ पर विजिट हो चुका है, मजीद कहाँ कहाँ पर विजिट बाकी है। हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं सर आप? डॉक्टर साहब माशाल्लाह से हम जिस तरीके से अभी ऑफ द रिकॉर्ड जिक्र कर रहे थे कि वज़ीर आज़म के ये विजन के तहत बच्चों को एम्पावर करना, हमारी यूथ को एम्पावर करना और ख़ास तौर पर ख़वातीन को एम्पावर करने का सिलसिला जारी है। तो सर अभी तक कौन कौन से शहरों में विजिट हो चुका है और मज़ीद कहाँ कहाँ पर जाना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये असल इन्वेस्टमेंट है। ट्रू। जो हम अपने बच्चों की तालीम पे उनको इनेबल करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे वही एट द एंड ऑफ डे काम आएगी और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बेहतरी का समा पैदा करेगी। ये अभी इनिशियल पीएम साहब जो है कुछ 4-5 उन्होंने 5-6 बड़े फंक्शन उन्होंने अपने हाथ से टॉप अचीवर
मज़े की बात है, मैं कल भी बात कर रहा था पीएम साहब के सामने, वहाँ मुझे मौका मिला। मैंने कहा जी आजकल बच्चे इतने नंबर लेते हैं माशाल्लाह, इतनी कम्पीट करते हैं, नो डाउट, कि ये जितने भी इस वक्त तक हमने लैपटॉप प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने हाथ से दिए हैं, दी आर द 4 आउट ऑफ 4 CGPA पीपल, GPA पीपल अभी तक जितने भी हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब अपने हाथ से कर रहे हैं, वो सिर्फ जिनके पास 4 GPA उनको टॉप अचीवर के लिए कर रहे हैं। और मैंने लाइटर नोट पे कहा सर अच्छे वक्तों में पढ़ लिया, वरना ये तो 4 आउट ऑफ 4 GPA लेना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आई नो दैट। अच्छा, कहने का मकसद ये जी कि ये जैसे आपने बताया कि 2011 में शुरू हुआ और फेडरल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह HEC के इम्प्लीमेंटर पार्टनर था गवर्नमेंट का शुरू से। 2013 में जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त नवाज शरीफ साहब होते थे, तो हमने माशाल्लाह इस वक्त तक मेरा ख्याल है 10 लाख लैपटॉप गवर्नमेंट पाकिस्तान, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी है अपनी यूथ को, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों की यूथ को, ताकि वो इसको एज ए एनेबलिंग टूल के तौर पे यूज़ करें। आजकल तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ बन गई हैं, वो लग्जरी नहीं है या कोई नखरा नहीं है, इसके बगैर तो आजकल चलता ही नहीं काम ना जी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है, अहसन कदम है, और उसके लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने थ्रू HEC हमने पैरेलल उनको और कम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटियों को आस्ता आस्ता वाईफाई एनेबल, जिनको हम कहते हैं स्मार्ट यूनिवर्सिटियाँ, तो आपको जान के खुशी होगी कि हम 100 यूनिवर्सिटियाँ कंप्लीट कर चुके जो 100% वाईफाई एनेबल हैं, जिनको स्मार्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं कि आप अपना लैपटॉप लें, आईपैड लें, मोबाइल लें, और भले आप बाहर लॉन में बैठे हुए हैं, कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में, आपको यू डोंट नीड एनी स्टिक और एनीथिंग एल्स के आपको काम करने के लिए कोई इस तरह का टूल चाहिएगा, वो सारी एनेबल होगी। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने 100 स्मार्ट क्लासरूम भी डाल दिए, स्टेट ऑफ द आर्ट, कि जिसमें टीचर जो मल्टी डायमेंशनल चीज़ें साथ उसको कम्प्लीमेंट करेगा, डैशबोर्ड होगा, ताकि आने वाले वक्तों के लिए अपनी यूथ को वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट दें जिससे वो उनको आने वाले वक्तों में काम करने में मुश्किलात ना हो। तो मैंने कल भी वहाँ पे मुझे मौका मिला तो वेलकम एड्रेस के लिए, तो मैंने पीएम साहब का और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि असल में ये इन्वेस्टमेंट है कि हम अपनी यूथ को, क्योंकि इस वक्त जो हमारा जिसे कहना चाहिए वी कैन हैव वन ऑप्शन कि अगर आने वाली हमारी जो आज की और आने की लीडरशिप है, हमारी यूथ है जो बेसिकली, अगर वो उस लेवल पे अपने आप को ले आए जो आने वाले वक्तों में चाहिए, और वो एक एज ए टीम बन जाए, कौम बन के काम करे, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस गवर्नमेंट ने भी माशाल्लाह बहुत सारे अंडर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम शुरू किए हैं। उसमें टैलेंट हंट है, उसमें इनोवेशन के लिए अवार्ड दे रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्टिविटीज़ हमने शुरू की हैं। उसके अलावा जो लोन स्कीम है उनको सॉफ्ट लोन मिल रहा है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, एग्रीकल्चर में लोन मिल रहा है। तो ये सारी एनेबलिंग एफर्ट्स हैं या जिनके एक्टिविटीज़ हैं जो मेरा ख्याल है कि हमारे कौम के लिए लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये बताइएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और जिस तरीके से बाकी ममालिक जो है वो तरक्की कर रहे हैं, इस सिलसिले में लैपटॉप स्कीम जो है वो कितनी जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए भी और मुल्क की सतह पर? देखिए बात यह है ना कि आप कहते हो कि मैंने जाना है कहीं दूर, तो बगैर ट्रांसपोर्ट के आप नहीं जा सकते। जो एसेंशियल होती है ना, कोई आपको चाहिए टूल्स चाहिए जो उस चीज़ को अचीव करने के लिए। आज के दौर में ये एक टूल है, मैंने फिर ऐसे कहा है लग्जरी नहीं है या ऐसे बज़वर्ड नहीं है, भले वो आईपैड है, लैपटॉप है, आईफोन है, ये टूल्स हैं जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ना सिर्फ ये है कि आने वाले दिनों पे तो और इतनी टेक्नोलॉजी जो स्पीड से चेंज हो रही है, मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी टोटली चेंज, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। वो आप देखें ना चीज़ें किधर गई जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले थी, थिंग्स आर चेंज। तो ये एसेंशियल टूल है। अभी आपको रिसेंटली कोविड में देखा आपने कि सारी यूनिवर्सिटियाँ स्कूल बंद हो गए, कोई चांस नहीं था कि 2-3 साल के लिए कोई एक्टिविटी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने या लोगों ने की हुई थी सेक्टर के अंदर, हमने खुद लैपटॉप भी तो एक चीज़ है ना, हमने तो टेक्नोलॉजी का बैकबोन सारी यूनिवर्सिटियों को दिया हुआ था, घर से बैठ के एक्सेस कर सकते थे पन कनेक्टिविटी के ज़रिए। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कुछ मुल्कों में हुआ, क्योंकि वो तैयार नहीं थे उसके लिए। तो ये उस आप देखें कि अभी रिसेंट एग्जांपल है जो कोविड में, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा लास्ट सर्वाइव कर गए हैं और हमारी इतना नुकसान एकेडमिक नहीं हुआ जितना कई मुल्कों में हुआ है, या हमने कोई लॉस नहीं किया साल। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो टेक्नोलॉजी आ रही है फिर आजकल, तो ये आपका सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, सर्वाइवल के लिए भी लोग आजकल घर बैठ के इस पर बिज़नेस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आजकल बच्चे हमसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और इस इज़ गुड साइन
तो बजाय इसके कि वो नौकरियां तलाश करें, वो काम जनरेट कर रहे हैं और दूसरों को जॉब दे रहे हैं। तो दीज आर गुड इनिशिएटिव एंड वी मस्ट अप्रिशिएट। और लेकिन एक और जो मैं बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ पब्लिक के लिए भी, कि इस वक्त बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था हमें ये प्रोजेक्ट करते हुए। बहुत मुश्किल इस तरह कह सकते हैं ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस थे पाकिस्तान में, जो आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में और फिर पाकिस्तान में पर्टिकुलरली लोग तो दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे गया, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी है, हमारे लोगों की अच्छी नीयतें हैं, कौम की दुआएं थी कि पाकिस्तान सरवाइव कर गया और आगे अल्लाह करेगा बेहतरी आएगी। लेकिन इस वक्त पे मैं अगेन रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ अप्रिसिएशन फॉर प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट को, और ख़ासकर इसमें साथ जो हमारे मिनिस्टर प्लानिंग है उनकी कंट्रीब्यूशन, और फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब ने बड़ी इसमें हमें सपोर्ट किया और हर मौके पे साथ आके उन्होंने हमें रास्ते जो हर्डल आते थे उसको रिमूव किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब की क्योंकि डायरेक्शन थी, क्योंकि 12 अरब रुपया निकालना गवर्नमेंट के लिए वन गो में इट वाज ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल एट टाइम। सिर्फ 12 अरब की बात नहीं थी, जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि हम एक डॉलर के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि आपके रिज़र्व जो है वो आस्ता आस्ता डिप्लीट हो रहे थे और पैसे ही कोई नहीं थे डॉलर अमाउंट। हमें तो कोई और इक्विपमेंट के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, स्कॉलरशिप हमारे फंसे हुए थे, लोगों को पैसे नहीं उधर मिल रहे थे। तो इस मौके पे 45 मिलियन डॉलर का अरेंज करना तो बड़ा ये यूथ के लिए, और ये साबित करता है कि हमें अभी भी ये समझ है कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है, और हमारी यूथ ही है जो हमें इन मसाइल से आगे इंशाल्लाह निकालेगी, और हमारे यूथ में पोटेंशियल भी है। ट्रू, सही आप क्या कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक तो ये सवाल कि कहाँ तक अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अच्छा, मैं बताता हूँ बाकी है, आपको बताता हूँ कि अभी तो इनिशियल लॉन्चिंग इस्लामाबाद शुरू किया गया, ठीक है, नेक्स्ट पेशावर गए, फिर हम मुल्तान गए, यस्टरडे इट वाज इन सियालकोट, अभी इंशाल्लाह परसों कराची में, और उसके बाद मेरा ख्याल गिलगित बल्तिस्तान और कोयटा वो डेट्स वो भी फाइनलाइज हो रही हैं, और एक आध मेरा ख्याल कश्मीर या इस तरह का किसी एक जगह और होना है। और उसके बाद ये अभी तो तकरीबन 98,000 से ज़्यादा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। अभी तो सिर्फ सेरेमोनियल है उन अचीवर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनल इंटरेस्ट मिलते रहते हैं जिस तरह स्टूडेंट्स को ये अब सारी यूनिवर्सिटियों में होंगी एक्टिविटी, और हर यूनिवर्सिटी को हर सूबे के अंदर और हमारी जो फेडरेशन यूनिट है उनके अंदर ये लैपटॉप हम टॉप अचीवर को प्रोवाइड करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और जो इंस्ट्रक्शन दी है और उस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू, ये पहले भी हमने शुरू किया था, पिछले 2 में फिर रुक गया था, लेकिन अभी अब दोबारा इनिशिएट कर रहे हैं लैपटॉप फॉर ऑल। लैपटॉप फॉर ऑल, उसकी क्या पॉलिसी सर बन सकती है? उसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पिछले 2-3 स्पीचेज़ में उन्होंने अपना विजन और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है, वो कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर बच्चा बच्ची जो यूनिवर्सिटियों में एटलीस्ट जा रहे हैं उनके पास लैपटॉप होना चाहिए। बहुत खूब बात है। तो उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है, कुछ इंटरनेशनल पार्टनर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हज़रत रूमी का कौल है कि अल्लाह ताला आपके दिल में वो हसरत नहीं डालता जो पूरी ना सही बात है, तो इंशाल्लाह ये करेंगे। और हम चाहेंगे पैरेलल दुनिया में वो हमारे पाकिस्तान में कि हमारे बच्चे बच्चियों को हर वो टूल मैसर हो जो दुनिया में कहीं भी है, ताकि वो एक प्रॉस्परस कंट्री के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। अच्छा सर, एक और चीज़ ये मेंशन कीजिएगा, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम में क्या और चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत एम्पावर्ड किया जा रहा है इस दफ़ा। मैंने देखा है कि ख़वातीन की स्टोरीज़ भी प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर की जा रही हैं, जो हिम्मत रखती हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली के अंदर भी सर्वाइव की, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की है शादी के बाद भी, और कई ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो फार फ्लंग एरिया से उठी हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो सर, ख़वातीन के लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी करामत साबित होगी, और उनके लिए कोई ख़ास स्कीम अगर हो? देखें, एक तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अराउंड 50-50 पॉपुलेशन है, 52% ख़वातीन। हाँ, 50 कहते हैं, कैसे ना लड़कियां और तेज़ हो जाएंगे, हम ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको जान के खुशी होगी कि जब 2002 में HEC बना ना, तो उस वक्त 32% फीमेल पॉपुलेशन थी हमारी हायर एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि मैं अपने सेक्टर की बात करूँ, और 68% मेल डोमिनेटेड हमारी हायर एजुकेशन सेक्टर था जी, और बच्चियां चंद सिलेक्टेड एरिया में आती थी। आज आपको जान के खुशी होगी, मैंने कल PM साहब से भी शेयर किया कि इस वक्त 48% फीमेल पॉपुलेशन है हमारी, और ऑलमोस्ट देयर। और उससे अलावा आगे जो बढ़ के है कि जब भी मैं किसी कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, सब टॉप पोजीशन है बच्चियों के पास। तो मैं तो लड़कों से कहता हूँ, भाइयों कुछ मान जाओ, वरना आपके लिए मुझे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में कोटा रखवाना पड़ेगा इनके लिए सीटों का। तो आफ्टर सेइंग दिस थिंग, तो इसमें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोन स्कीम में बच्चियों के लिए स्पेशल इंसेंटिव है, टेक्नोलॉजी में
टेक्नोलॉजी के जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली स्किल बेस्ड जो उनके लिए सेपरेट उन्होंने फंडिंग की है, जो पाकिस्तान एजुकेशन जो एंडोमेंट फंड उन्होंने रखा है जिसमें स्कॉलरशिप देंगे, तो इसमें बच्चियों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत कारआमद है बच्चियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ये भी है ना कि बच्चियाँ बाहर जाके काम नहीं करती, कुछ फैमिली तो घर बैठ के काम ऑनलाइन। तो बहुत माशाल्लाह और बड़ी अच्छी जो न्यूज़ है कि हमारे 50% पॉपुलेशन ने डिसाइड कर लिया कि हम भी मेन स्ट्रीम में आके अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ माशाल्लाह। बिल्कुल सर, ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम जो है इसके अंडर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव जो हैं वो लूप में लिए जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि उनको इनोवेशन के लिए उनको चैलेंज ग्रांट दी जा रही है। बस पिछले दिनों हमने एक पहला जो लॉन्च किया इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें अंडर PM यूथ प्रोग्राम, इसमें हमारी वो जो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की स्पेशल असिस्टेंट शिजा फातिमा साहिबा, वो बड़ी लम्स की ग्रेजुएट हैं और बड़ी डायनामिक यंग लेडी हैं, तो वो खुद हेड ऑन लीड करती हैं। और लैपटॉप में भी उन्होंने एक दफ्तर में जाके हमें हेल्प की। तो वो प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। उसमें 50 बच्चों ने अपने आइडियाज़ मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर, जो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, हज़ारों की तादाद में। जो फाइनल पिचिंग हुई उसमें से 50 लोग विन हुए फ़ेज़ 1 में, और उसमें PM साहब ने अपने हाथ से टॉप 10 को 1 मिलियन ईच अवार्ड दिया, और जो बाकी 40 थे उनको $500,000। और सेकंड फेज़ भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हो जाएगा, तो फिर हम एक फ़ाइनल उनको इन्वेस्टर के साथ एंगेज करेंगे। इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर के लिए लोन दे रहे हैं ताकि आप अपने काम कर सकें। दूसरे बिज़नेस के लिए सॉफ्ट लोन मिल रहा है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्टिविटी आपने देखा। इस दफ़ा माशाल्लाह हमने नेशनल स्पोर्ट में हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन का कैंडिडेट था उसने 100 से ज़्यादा जो मेडल विन किए हैं। तो माशाल्लाह बच्चियाँ हमारे कमाल के लोग हैं। अगर इनको मौका दें सही, ये दुनिया में किसी से भी कम नहीं। ट्रू, आपने जिक्र किया ये इनोवेशन का। हमने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, अभी वो प्रोग्राम ऑन एयर है हमारा पाकिस्तान इनोवेशन हब। इनोवेशन हब में अभी तक आपने 1 मिलियन का जो जिक्र किया, तो हमारे यहाँ पर ऐसी स्टोरीज़ आई हैं जिसमें यंगस्टर्स लेकर आए हैं जिनका बिज़नेस मॉडल स्टार्टअप था, और उनको 20 मिलियन ईच जो है वो मिल रहा है यहाँ पर। और हमारे बच्चे पाकिस्तान के बाहर भी कम्पीट कर रहे हैं और पहली बार फर्स्ट अवार्ड भी ले रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। इसी तरह तो कम्पीट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर, ऐसे केसेस मौजूद हैं कि यहाँ पर बच्चियाँ हैं जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जेट इंजन जैसे मुनफरिद फील्ड में जो है वो US पेटेंट हासिल किए हुए हैं। चले चंद माह पहले मैं आपके प्रोग्राम में आया था, तो मैंने कहा था कि हमने एरास्मस प्लस के दुनिया के जो स्कॉलरशिप होते हैं नंबर 1 पोजीशन ली है, और इंडिया नंबर 2 है। उस पर ज़्यादा खुशी होती है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली वो आया रिज़ल्ट, सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप जो दुनिया में कंपटीशन नेशनल वो कराते हैं यूरोपीय यूनियन, उसमें स्कॉलरशिप पाकिस्तानियों ने विन की है। 190 स्कॉलर पाकिस्तानी उन्होंने विन की है स्कॉलरशिप। ये बड़ी अचीवमेंट है। दिस शो के हमारा जो है ना, ये इंसान अल्लाह ने बनाया इस इलाके में, उसका इंग्रेडिएंट इतना डाइवर्स है, इतना हाइब्रिड विगर है कि माशाल्लाह इनको अपॉर्चुनिटी दे सही, ये दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ रिसेंटली जब हम प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स का जिक्र कर ही रहे हैं, और एजुकेशन के हवाले से 3 दिन पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वज़ीर आज़म गए हुए थे, और वो स्किल्स प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ उसके मराकज़ का इफ्तिताह किया गया। तो सर, ये स्किल्स एजुकेशन बेस्ड जो है ये निगलेक्टेड एरिया था हमारे यहाँ। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम थी। इस पर जो काम होना शुरू, इस वक्त 5-6 यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, लेकिन अब ये तो हर एक की ज़रूरत बन गई है ना। अभी इस दौर में ख़ासकर, और आने वाले इमीडिएट दौर के अंदर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या नज़र आ रही है या आएगी, वो हैंड एंड स्किल के किस लोगों के पास आएगी। अभी किसी ने ये नहीं देखना कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन सी डिग्री आपके पास है। इसका ये मतलब नहीं कि डिग्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो भी ज़रूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हम भेड़ चालना हो कि हम एक तरफ भागना शुरू कर दें। वो हमें बेसिक एजुकेशन भी चाहिए, हायर एजुकेशन भी चाहिए, डिग्रीज़ भी चाहिए, अच्छी इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, लेकिन साथ साथ स्किल, हैंड एंड स्किल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चाहिए। आज एक मैट्रिक FA पढ़ा बच्चा 2-3 टूल IT के सीख के एक 4 साल डिग्री होल्डर से ज़्यादा कमा रहा है इन फाइनेंशियल टर्म पे के। इसी तरह मसला ये है कि वो स्किल मांग रहे हैं इस वक्त, तो उसके लिए हमने हर यूनिवर्सिटी से कहा है कि वो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ को
इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी की। और मुझे उनको बहुत फायदा अच्छा लगा कि उसी प्रोग्राम को पूरा, चूंकि हम बैठे हुए देख रहे थे, कि नमल के साथ उनको अटैच किया गया लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम भी हल करने के लिए, ताकि इंटरनेशनली लैंग्वेज बैरियर ना बने। अच्छा सर, डिफरेंट जब हमारे पास ये तकारीब आ रही थी, उन्हीं उसी के अंदर एक बड़ी प्यारी लम्हा जो था वो हमारे साथ आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, जो वज़ीर आज़म ने अपनी सीट पर एक बच्चे को बिठाया था। वो क्या स्टोरी थी सर? वो एक बच्चा माशाल्लाह उसकी 4 आउट ऑफ 4 GPA थी, और आई थिंक इट वाज इन पेशावर। तो यस, इन पेशावर जी हाँ। तो वो हालांकि वो घबराया हुआ था बच्चा, वो तो उसने खड़ा होकर स्पीच, जब उसको कहा गया कि अपने ख्यालात का इजहार करें, उसने कहा अपनी यूथ को मोटिवेट करने के लिए, वो माशाल्लाह दिल से बात कर रहा था, तो मोटिवेशन भी उसमें नज़र आ रही थी। उसने कहा कि मैं अपनी यूथ से कहूँगा कि वो मेहनत करो, और ताकि आप हम में से कोई बंदा इस सीट पे बैठे। तो जैसे ही वो स्पीच ख़त्म करके उतरे तो PM साहब आगे बढ़े, उसको गले लगाया, शाबाश जी, और ला के अपनी सीट पे बिठा दिया। ये उसके लिए भी हैरत थी, हम सब के लिए भी हैरत थी। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और अच्छी बात जो है कि इस हर फंक्शन में मैंने देखा है, रियली मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी स्टूडेंट दोबारा बन जाऊँ, कि प्राइम मिनिस्टर साहब गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करते हैं यूथ को। आई हैव सीन वेरी यूनिक थिंग बेसिकली, आई लाइक इट बेस, कि यार जो चीज़ें हम समझते हैं कि सिर्फ ख़ास लोगों के लिए हैं, कि हेड ऑफ़ द स्टेट आएंगे, जो उनको मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट को मिलेंगे, या तो उन्होंने कहा नहीं, असल हकदार ये हैं जो हाई अचीवर हैं, तो उनको खड़े करके बाकायदा उनको गार्ड ऑफ ऑनर पे हर एक्टिविटी में हो रहा है। तो वो एक खून गरमाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। तो आई लाइक दैट, बड़े अच्छा प्रोग्राम। ट्रू। अच्छा सर, आखिरी लम्हात चलें प्रोग्राम के, सो कुछ आप शेयर करना चाहें जो हमसे सवाल रह गया, और आप इस स्कीम के तहत या वज़ीर आज़म की कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मैं इस आपके प्लेटफार्म से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी लीडरशिप को, कि खुदारा पाकिस्तान को सोचे और इसको कौम बनाए। हमारे जो इतने 25 मिलियन लोग रह रहे हैं, 250 मिलियन लोग या 230 मिलियन लोग पाकिस्तान में, 23 करोड़ है, 25 करोड़ है, और जो अच्छे इनिशिएटिव हों कोई भी शुरू करे, इनकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। बड़ी बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान में ये होती है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू करता है, हमने खुद देखा, मैं तो इतने सालों से हायर एजुकेशन सेक्टर के साथ हूँ, कि प्रोग्राम बड़े शौक से शुरू करते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट आती है, इसको बंद करो, बेकार है, नए शुरू करेंगे, और उधर ही घूम रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक मैकेनिज्म पे नहीं आते। तो मैंने प्रपोज़ किया था किसी फोरम पे, मैं अगले आने वाली किसी एक्टिविटी में PM साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मिसाक जमहूरियत, मिसाक मैशत तो करना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, एक मिसाक पाकिस्तान भी कर लें, जिसमें सारी लीडरशिप फैसला कर ले कि तालीम के अंदर, हेल्थ के अंदर, सोशल सेक्टर के अंदर जो भी अच्छे इनिशिएटिव, कोई अच्छे प्रोजेक्ट कोई भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, आने वाली गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान की लोगों के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए हैं। ये किसी की ज़ाती वो नई चीज़ है कि जी कोई कहे जी अच्छा ये इसके नाम के साथ फलाना लगा हुआ है, तो यार बेशक प्लेटें चेंज करते रहो, कोई इशू नहीं पड़ता, वो प्रोजेक्ट चलाएं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा उस पर इन्वेस्ट हुआ है, कहीं गवर्नमेंट पाकिस्तान का है, उनके राइट्स हैं, और उनकी बेहतरी के लिए और हम सब की बेहतरी के लिए ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहने चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों पे ये चीज़ इसके अंदर वो चलता रहे और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आए। ट्रू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा अगेन आपसे बात करके। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त तवज्जो दें अपनी यूथ के लिए और अपनी यूथ के ऊपर, ताकि उनको एम्पावर करें। आने वाला पाकिस्तान बेहतर और मज़ीद बेहतर होगा। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और प्रोग्राम की शुरू में ही हमने बात की थी बदलते मौसम की, और बदलते मौसम के साथ साथ मानसून का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो बहुत सारे इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला भी जारी है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन मौसम बदलता जा रहा है। और बारिशों के जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें बहुत सारे नुकसानात होने का भी खदशा जाहिर किया जाता है। इस हवाले से हम जो है वो मज़ीद बात भी करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी दाखिल हो चुका है पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में, ख़ासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। और हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में मानसून के हवाले से हर दफ़ा एक और सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ फ्लड। और फ्लड की वजह से लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया, और उसमें पाकिस्तान का इतना हम लोगों ने वो बोया हुआ नहीं काटा जितना पूरी दुनिया का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर हुआ।
अब उसके तहत हमने यहाँ पर क्या मैनेजमेंट करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या रिसर्च है और क्या प्रोजेक्ट्स होंगे जो पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो उससे बचा सकते हैं, और इस वक्त ऑन गोइंग करंट सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड्स वो भी हम जानेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे हुकूमती इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और उनका काम जानने की समझने की हमें ज़रूरत है। उसी में एक है फेडरल फ्लड कमीशन। सो फेडरल फ्लड कमीशन की क्या क्या प्लानिंग्स चल रही हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त वो काम कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन पाकिस्तान जनाब अहमद कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया अहमद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बहुत आपने बताया था पाकिस्तान ने जो सफ़र किया उसके बाद फेडरल फ्लड कमीशन क्या क्या काम कर रहा था। इस साल सूरत हाल कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, और ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं आ रही सिंध के इलाके से या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से। कुछ फुटेजेस आई हैं और उन पर भी काबू पा लिया गया, लेकिन सर रियल इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और क्या ये सिचुएशन तब्दील हो सकती है किसी फेज़ में जाके, इस पर भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमेशा मौका देते हैं और आगाही के लिए, लोगों की आगाही के लिए प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि लास्ट ईयर जो हमारा मानसून था वो मैं समझता हूँ कि एक नए क्लाइमेट रियलिटी को सामने लेके आया, और उसमें जो प्रेडिक्टेड रेनफॉल थी उसके मुकाबले में मैनी फोल्ड रेनफॉल हमने पूरी कंट्री में एक्सपीरियंस की। इस साल जो महकमा मौसमियात की सीजनल फोरकास्ट है वो इत्मीनान बख्श इस सेंस में है कि उनके मुताबिक कंट्री का जो फ्लड सिस्टम या रेनफॉल सिस्टम है वो नॉर्मल या स्लाइटली नॉर्मल हो से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। और इसमें जो मेन चीज़ महकमा मौसमियात के मुताबिक है कि मगरबी हवाओं का या वेस्टर्ली वेव का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अच्छा। और जब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो नेचुरली जिस जगह पे मानसून की एक्टिविटी होगी तो वो वहाँ पे तेज़ हो सकती है। हमने अपने पिछले अब तक के जो 16-17 दिनों में मानसून का देखा है, तो आप ये नोट कीजिए कि हमारे ईस्टर्न साइड के ऊपर, ये ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर। अच्छा सर, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक शामिल करके वापस आएंगे हमारे साथ। सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉक, चिट चैट, मूवीज, ड्रामास, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर। मैं हूँ तौसीक खैर, मैं हूँ फातिमा जदून, और मैं हूँ रुशना जमी, और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। वी हैव विद अस चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन पाकिस्तान जनाब अहमद कमाल साहब। सर बारिशों के हवाले से अभी क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने जिस तरीके से मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें डिफरेंस फील हुआ था यहाँ पर जो बारिशें हुई थी और उनका जो आउटबर्स्ट हुआ था उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन मैं ये शेयर करूँगा कि लास्ट ईयर की जो मानसून थी वो उसने एक नए क्लाइमेट नॉर्मल को इस्टेब्लिश किया। महकमा मौसमियात की फोरकास्ट 40% अबव नॉर्मल की थी, जबकि हमने ऑन एन एवरेज पूरी कंट्री में तकरीबन 175% अबव नॉर्मल से हमें एक्सपीरियंस किया। अब जो ग्लोबल
फोरकास्टिंग के मॉडल्स हैं या महकमा मौसमियात के पास हैं, ग्लोबली भी सेम है, वो उनकी हद एक ख़ास हद है जिससे ऊपर वो प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि जब मैं न्यू नॉर्मल की बात करता हूँ तो इसका मतलब कि हमें अपने रिसर्च की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, अपने जो मॉडल्स हैं उनकी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना होगा और उसमें नई तहकीक को लाते हुए। अगर अब इस साल की बरसात का जिक्र करें तो इस साल की बरसात हमें अच्छी मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो जो डैमेज पोटेंशियल लास्ट ईयर हमने देखा था वो डैमेज पोटेंशियल नहीं है। और ईस्टर्न रिवर या उस टेरिटरी में रेन्स ज़्यादा हुई हैं और वो रेंज भी क्रॉस बॉर्डर भी बहुत हुई हैं, हमारी इंडियन टेरिटरी साइड पे बेतहाशा रेन हुई है और उसकी वजह से हमारे जो ख़ास करके सतलुज रिवर है या रावी है उसमें भी पानी हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन खुदा न खास्ता उस पानी से वो डैमेजेस जो कि अदरवाइज़ हम 2010 के फ्लड में हमने एक्सपीरियंस किया 2022 में की, वो नहीं है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए इंशाअल्लाह कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। मैं इस सारी बातचीत को जोड़ूंगा एक दो चीज़ों और से भी। पिछले 2 दिन का अगर आप डेटा देखें स्कर्दू के ऊपर टेम्परेचर का, तो उसमें 10 से 12 और 14 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। यानी कि पिछले साल जो स्कर्दू पे टेम्परेचर था कल और परसों जो गुजर गए उसमें तकरीबन 14 से इवन 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा वहाँ पे ज़्यादा हुआ है, जबकि पिछले चंद एक दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें पिछले सालों के मुकाबले में 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर भी हुआ है। तो ये वो चीज़ें जो आपको बता रही हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि किसी वक्त जिस वक्त हम चाह रहे हैं कि हमारे पास पानी हो तो हमारे पास पानी नहीं होता और जिस वक्त हम चाहते हैं कि पानी ना हो तो उस वक्त पानी होता है। मीनिंग देयर बाय कि जो ख़ास करके हमारे वेस्टर्ली सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन से आता है, अब वो पाकिस्तान को बहुत इम्पेक्ट कर रहा है और फ्यूचर में करेगा। लास्ट ईयर बलूचिस्तान और सिंध में ख़ुसूसी तौर पे जो फिनोमेना नया महकमा मौसमियात ने स्टडी करके बताया वो लोकल प्रेशर का डेवलप होना था विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो उस लोकल फिनोमेना या लो प्रेशर की वजह से जब भी हमारा मानसून का सिस्टम बे ऑफ बंगाल इंडियन साइड से इनिशिएट होता रहा तो वो बलूचिस्तान या सिंध की बॉर्डर पे आके लो प्रेशर एरिया उसको अपने कंट्रोल में लेके वो डाइवर्ट करता था। ये वजह है कि बलूचिस्तान में, सिंध में और फिर हमने सदरन पंजाब में ये कोहे सुलेमान के एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात एक्सपीरियंस की। सर, जिस तरीके से 2010 में जो है वो सैलाबी सूरत हाल पेश आई और उसके बाद 2022 में भी सैलाबी सूरत हाल पेश आई, इससे बचने के लिए आपने कहा कि एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है फ्लड सेक्टर प्रोजेक्ट के नाम से। ये फ्लड सेक्टर प्रोजेक्ट क्या है और इसके अंदर क्या क्या इकदाम लिए जाएंगे? जी मैं बताता हूँ आपको। 2010 के फ्लड के बाद हमारी ज़रूरत थी कि हम एक लॉन्ग टर्म नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान तैयार करें। वो प्लान तैयार हो गया था लेकिन वो प्लान 2022 तक अनफंडेड रहा, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फंड्स जो थे वो जनरेट नहीं हो सके, मिल नहीं सके। 2022 का जैसे फ्लड आया तो हाईएस्ट लेवल के पर गवर्नमेंट ने फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हमें ये हुक्म मिला कि हम ना सिर्फ ये कि इस प्लान को अपडेट करें, अपग्रेड करें, 2022 की जो तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, लेसन्स लर्नड हैं उसको देख के, बल्कि हम इसके ऊपर बेस करके कोई प्रोजेक्ट भी फौरी तौर पर तैयार करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्लान इस वक्त रेडी हो चुका है और उसके ऊपर बेस करके हमारा एक प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया जिसको पिछले माह की 27 तारीख को एक्नेक ने अप्रूव भी कर दिया है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न फॉरेन फाइनेंसिंग के लिए एफर्ट्स कर रही हैं, जिसकी हमें बहुत कभी उम्मीद है कि अगले 2-1 माह में वो फंडिंग इंशाल्लाह मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में खुसूसी तौर के ऊपर लास्ट ईयर की जो हिल टॉरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी कोहे सुलेमान के एरिए में और सिंध में जो ड्रेनेज के इश्यूज़ थे, किरथर रेंज की तरफ से बलूचिस्तान से जो पानी आया था उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए बड़े इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। फिर नॉर्मली हमारा ट्रेंड ये रहा है कि हम स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस को करते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं ग्रीन क्लाइमेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर या नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ हमें तवज्जो देनी है। इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इस पूरे अम्ब्रेला PC1 के अंदर हमने रखे हैं और इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारे पास बरसात का पानी आए, ना सिर्फ ये कि वो बेहतरीन यूज़ में आए, कंजर्व किया जाए, जिस जगह पे गिरे उसको वहीं पे यूज़ करें और उसका डैमेज पोटेंशियल तोड़ें।
मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा आपके अगले क्वेश्चन से पहले कि हमारे जो हिल टॉरेंट्स का एरिया है जहाँ पे पहले 20-25 हज़ार क्यूसेक पानी बरसात का जनरेट होता था, वहाँ पे 2, 2.5 और 3 लाख तक क्यूसेक तक पानी जनरेट हो रहा है। अब वो जो पानी इतना फास्ट आता है कि वो नीचे चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता जाता है। तो उसके लिए वाटर डाइवर्शन और वाटर डिस्पर्शन स्ट्रक्चर्स तजवीज़ किए गए हैं। वाटर डिस्पर्शन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर 2 लाख क्यूसेक पानी आया तो नीचे हम उस पानी को 15-15, 20-20 हज़ार की कैपेसिटी में तोड़ के मुख्तलिफ साइडों के ऊपर हम उसको छोड़ दें और आगे जिस साइड पे भी छोड़ें उस साइड के ऊपर कम्युनिटी को उस पानी को यूज़ करने के लिए हम ना सिर्फ ये कि इनकरेज करें बल्कि वो छोटी छोटी अपनी वहाँ पे लोकल क्या यही प्लान है ज़राअत का भी फ़रोग़ देने के लिए? जी, इससे डेफिनेटली बेहतरीन किस्म का फ़रोग़ मिलेगा कम्युनिटी लेवल के ऊपर। जो हिल टॉरेंट्स का पानी है वो एक ही दफ़ा जनरेट होता है, जनरेट होकर उसने आगे जाके ज़ाया हो जाना है। तो अगर वो इस किस्म के प्रैक्टिसेस में आएगा तो हमारी एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी लेवल की एग्रीकल्चर है, जिनकी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही डिपेंड करती है कि उनके पास अपने लाइवलीहुड को और अपनी ज़िंदगी को अगले दिन में चलाने के लिए कुछ हो तो वो कर सकेंगे। इस पानी को यूज़ करके अपनी लोकल वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकेंगे, अपने लाइफ स्टॉक को इससे फीड कर सकेंगे और खेती बाड़ी को फ़रोग़ मिलेगा कम्युनिटी लेवल के ऊपर। और अगर कम्युनिटी लेवल पे मिल जाता है तो दैट मीन्स के फिर आपकी वो वाला लेवल जो हम हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फायदेमंद होगा या नेग्लेक्टेड होता है तो उसका बेनिफिट होता है। अच्छा सर, 2 सवाल, एक तो अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड क्या चल रहा है और दूसरी चीज़ एम्बैंकमेंट दरियाओं की जो थी दोनों तरफ, उस पर क्या काम हो रहा है? जी, ये बहुत आपने पर्टिनेंट और अच्छे सवाल किए हैं। आप काइंडली ज़रा रिकॉल कीजिए कि 2015 के बाद से हमें अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज़ बेतहाशा लाहौर देखें जी, लाहौर में देखिए इस दफ़ा अब कराची, बलूचिस्तान के एरियाज़, हैदराबाद कंटिन्यूसली होते आ रहे हैं। उसमें अगरचे जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि मौसमियाती और ख़ास करके जो हमारे वेस्टर्ली वेव और मानसून का जो ट्रैक है वो अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन इसमें जो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ना होने के बराबर, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि 0% काम इसके ऊपर हुआ। हमारे इस प्लान में जिसका थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया, इसमें 20 सिटीज़ पूरी कंट्री की हाईलाइट हुई हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू अर्बन फ्लडिंग। इसमें 7 सिटीज़ जो हैं वो पंजाब की हैं, 7 सिंध की, 3 केपी और 3 बलूचिस्तान। अच्छा, नाइस। और इसमें इनिशियली हमने अपने इस प्लान में इन 20 की 20 सिटीज़ के ऊपर एक क्विक स्टडी भी रखी है कि इन सिटीज़ का जो डैमेज पोटेंशियल है उसको देखते हुए इसमें कौन से स्ट्रक्चरल और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की ज़रूरत है उसको फौरी तौर पे किया जाए। एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की मदद से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाहौर के लिए ऑलरेडी तजवीज़ शुरू हो चुका है, जिसमें वो उसकी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करने के बाद ये देख रहे हैं कि पिछले 20, 30 और फिर 40 सालों में कितने नुकसानात हुए हैं और उसको कैसे हमें टेक केयर करना है। अभी आपने दूसरी बात की एम्बैंकमेंट्स की। हमारी एम्बैंकमेंट्स बहुत, ये काफ़ी अर्से से प्रॉब्लम भी आ रही है। जी, हमारे देखें हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और हमारी ये जो बैराज सिस्टम है या डैम सिस्टम है, नहरी सिस्टम है, ये हमारी बैकबोन है फूड सिक्योरिटी के लिए। हम तो बचपन में पढ़ा भी करते थे। जी, तो अगर हम अपने दरियाओं को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो वो पानी जो हम हर साल अपने चारों सूबों को तकसीम करते हैं, वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड जो 1991 में हुई थी, हिस्टोरिक अकॉर्ड हुई थी, हम उसके मुताबिक उनको पानी नहीं दे सकते। तो लिहाजा हमने अपने दरियाई पानी को कंटेन करना है उस एम्बैंकमेंट्स के अंदर। वो एम्बैंकमेंट्स हमारी ट्रेडिशनल डिज़ाइंस के मुताबिक तो चल रही हैं, लेकिन अब उसको हम बेहतर करने के लिए डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। जापानीज़ गवर्नमेंट इसमें हमारी बड़ी अच्छी तरीके से जायका के थ्रू मदद कर रही है। इनफैक्ट आज उनकी एक टीम 5 दिन के लिए फ़ेज़ 2 में इसके ऊपर फर्दर स्टडी के लिए पहुंची है। अच्छा सर, एक और आपने हमें चीज़ के बारे में बताया था कि रिचार्ज पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत सरप्लस वाटर का जो है कुछ किया जा रहा है। अच्छा, ये सरप्लस वाटर होता क्या है, पहले तो ये समझाएं, और ये प्रोग्राम क्या है? जी, आप रिकॉल कीजिए 2010 के फ्लड को। 2010 के फ्लड में सीवियर किस्म की रेन हुई थी केपी में, और बहुत हैवी फ्लो गया था पंजाब से,
और सिंध में उसने जाके तबाही मचाई थी, तूरी बंद और बाकी जगह पे शगाफ पड़े थे। तो इसकी बुनियाद के ऊपर 2-3 काम हुए थे, काम हमने फौरी तौर पे किए थे। महकमा मौसमियात ने उसमें लीड ली थी। एक रेनफॉल रिवर फ्लो इनंडेशन मॉडल तैयार किया गया था पूरे इंडस रिवर का, कि अगर किसी एक जगह पे शदीद किस्म की बारिश हो तो उसका मैक्सिमम फ़्लो आगे कितना जाएगा और उस मैक्सिमम फ़्लो के से आगे किस किस जगह पे खुदा न खास्ता एम्बैंकमेंट्स को नुकसान हो सकता है। तो वहाँ से फिर ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि हमें फ्लड वाटर को, जो सरप्लस वाटर है, हम क्यों उसको इंसानी तबाही के लिए जाने देते हैं, हम क्यों उसको अपनी इस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेते। तो तकरीबन 54 to 55 मिलियन एकड़ फीट पानी जनरेट हुआ था। हमारा डैम्स का पानी इस वक्त 13 मिलियन एकड़ फीट है। तो आप ये देखें कि 54 से 55 मिलियन एकड़ फीट पानी चला गया था अरेबियन सी में। अगर हमारे पास डैम्स होते तो हम उस पानी को स्टोर करने की पोजीशन में होते। तो उस वक्त ये फिर हम कॉन्सेप्ट लेके आए कि फ्लड मैनेजमेंट थ्रू इनोवेटिव टेक्निक्स। इसमें वर्ल्ड WWF उसने ग्रीन क्लाइमेट फंड के ज़रिए एक इनिशिएटिव वो लेके आए। फेडरल फ्लड कमीशन ने इसमें चारों सूबों की GB और AJ की वसी पैमाने के ऊपर कंसल्टेटिव प्रोसेस को में ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि ये क्लाइमेट रिलेटेड था तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसको एज ए चेयर और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एज ए को चेयर इस प्रोसेस को आगे लेके चलती है। ओके सर, वंडरफुल। बहुत कुछ कर रहा है फेडरल कमीशन। आई होप कि ये तमाम चीज़ें जिस भी इदारे के साथ मुंसलिक होकर अप्लाई की जा रही हैं वो भी इतनी सिंसियरिटी के साथ और पाकिस्तान के ऊपर ये अप्लाई हों ताकि हम लोग इससे तो निजात हासिल करें। ये जो पानी इतना ज़्यादा आ जाता है और फिर हम उसको बचा नहीं सकते, हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके आने के लिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। हमारे साथ रहें। पूरे 5 लाख मैंने मुनीब से गिनती करवा के रखवाई। मैडम के हाथ 5 लाख रुपए जो आ गए हैं। अब देखना कुछ ही दिनों में मैं इन पैसों से कितनी तरक्की कर। अम्मा आपकी शादी करवाना चाहती हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि आप शादी करें। अभी पुराने हिसाब का बदला सही तरीके से चुकाया नहीं है। शौकत, ऐसा ना हो कि मेरे हाथों आज तेरा वक्त ही खत्म हो जाए। खातून, आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया है। आज का दिन जो है वो इंटरनेशनल जस्टिस डे के हवाले से भी मनाया जा रहा है, यानी बैनुल-अक़वामी इंसाफ का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और इसको मनाने की वजह क्या है, मकसद क्या है, वो ये है कि इंसाफ के हसूल में जितने भी मसाइल जो है वो पेश आते हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए और उनको किस तरीके से जो है वो रिमूव किया जाए। चाहे जंगी जराइम, चाहे इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी के मुतासरीन के लिए इंसाफ दिलाने की अहमियत को उजागर करने के लिए आज का दिन है। और इसी पर बात करने के लिए हमें माहिर कानून जनाब हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, बड़ी। अच्छा, ये सर फरमाइएगा कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है और इस दिन के हवाले से क्या प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है। जिस तरह हर चीज़ के कोई ना कोई दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरह इंसाफ का दिन जो है इसको इंटरनेशनल जस्टिस डे के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शंस और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपकी हैं, जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की तरफ प्रॉपर न चलें तो उस मुल्क के लिए, उनके लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होती और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर
भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो स्पेशली ये जो है रोम एक स्टैचूट था 1998 के अंदर, उसके अंदर जाके दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इस चीज़ को तय किया कि हमें जो हीनियस क्राइम्स भी हैं और अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को बेहतर करना चाहिए और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब तक दुनिया के 122 ममालिक जो हैं वो इस ट्रीटी को, ये स्टैचूट को अडॉप्ट कर चुके हैं और इसकी पैटर्नाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस जो है वो करती है। लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है कि जिस तरह हम सारे लॉ का सिलसिला जिस तरह आपने कहा है, उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम है वो प्रॉपर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा आ रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं 1947 से लेके, और बुनियादी चीज़ इसकी ये है कि हमने एक अंग्रेज़ का आउटडेटेड सिस्टम जो है उसको अपनाया हुआ है, जो 1860 का हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है और 1898 का हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अगर उस चीज़ों से हम बाहर निकल के आएंगे तो इस मुल्क को हम आगे लेके जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी पार्लियामेंट की है, हमारी जुडिशरी की है और हमारी एग्जीक्यूटिव की है कि जो लोग साल से जिनके ट्रायल चलते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, हाई कोर्ट जुडिशरी है या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी है, उसके अंदर जो है बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि हमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पे जाना चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स पे जाना चाहिए। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें ऑटोमेशंस पे जाना चाहिए, अपने प्रोसीजर्स को लेस करना चाहिए ताकि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं इसकी वजह से जो डिले इन ट्रायल है, कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, फिर जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लेके आगे चलना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि इन सारे कामों के लिए आपको बजट भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए और पॉलिटिकल विल का होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बताएं कि इसके अवेयरनेस के लिए वकला बरादरी की तरफ से ख़ास तौर पर क्या काम किया जा रहा है ताकि आम आवाम जो है वो अपने हुकूक के बारे में जाने? देखें, लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन चूंकि इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो हमारा डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर गवर्नमेंट का या जुडिशरी का है। लॉयर्स तो उसके अंदर एक कंपोनेंट है या एक स्टेक होल्डर्स हैं। वो अपने लेवल पे बार एसोसिएशंस के अंदर हम अक्सर रूल ऑफ लॉ के ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस भी करते हैं। लेकिन जिस तरह आज मैं आप के सामने बैठा हूँ और मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर, पब्लिक अवेयरनेस के अंदर, चूँकि ये अवेयरनेस ही है वो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करती है। अगर पॉलिसी मेकर्स तक वो बात सही पहुँचती है थ्रू पब्लिक अवेयरनेस और एक हम टेम्पो उसको लेके चलते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर। और हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इकॉनमी के उस दोराहे पे खड़े हैं कि जिसके अंदर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और सिविल जस्टिस सिस्टम को और उसके साथ साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम है उसको ओवरहॉल करें। उसके अंदर जितने लूप होल्स हैं वो करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर भी रूल ऑफ लॉ आए और जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी आए या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए उसको भी पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आए। सर, राइट टू जस्टिस जो है वो हर इंसान का बेसिक राइट है। इसको हर इंसान के लिए या हर शहरी के लिए किस तरीके से जो इसकी रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है? देखें, हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बड़ा वाज़े ये लिखा हुआ है कि जो प्रोविजन ऑफ स्पीडी जस्टिस है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का हिस्सा भी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद उसको ज़रा सर्ट भी किया गया। आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट सारा पैराए में जिस पे आपने क्वेश्चन किया है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो लेजिस्लेटिव मैयर्स हैं वो इस तरह लिए जाएं कि जिससे लोगों को स्पीडी जस्टिस की तरफ हम जाया जाएं। और पब्लिक अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर, चूँकि लोगों को अपने राइट्स और लाइबिलिटीज़ का भी नहीं पता और उस इग्नोरेंस की वजह से सारी चीज़ें जो आती हैं। अब ये है कि किन किन जगहों पर लोग जा सकते हैं अपने राइट्स के लिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी है, उसके अंदर हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन है कि अगर आपका कोई राइट वायलेशन हो रहा है और जो स्टेट का कोई भी इदारा जो है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिर हमारे मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो आर्टिकल 184(3) के अंदर लेती है। फिर हमारे मुल्क के अंदर ओम्बड्समैन सिस्टम भी मौजूद है जो वफाकी मोहतसिब भी है जी, वफाकी मोहतसिब में भी है, बैंकिंग मोहतसिब है, टैक्स मोहतसिब है, फिर हैरसमेंट मोहतसिब है जो वुमेन एट वर्क प्लेस है, फिर उसके साथ साथ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है। तो सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके जो है जिस तरह आप कहते हैं ना कि उसकी आउटरीच के अंदर, उसकी कैपेसिटी के अंदर, उसके अंदर डिवोशंस के अंदर और उसकी पब्लिक अवेयरनेस जो है उसका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि पाकिस्तान का आम शहरी भी ये समझे कि मैं इन फोरम्स पे जा सकता हूँ और वो शख्स जो किसी शख्स से ज़्यादती करे उसको भी इस चीज़ का एहसास हो कि अगर ये कोई शख्स इस फोरम पे गया तो उस मेरी
प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और उसके साथ साथ जो है मुझे पनिश भी किया जाएगा। एग्जैक्टली सर, एक आम लेमैन को अपने राइट्स का यूजुअली नहीं पता होता। अब अगर आप किसी एजुकेटेड इंसान की बात करें तो यूजुअली हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स के बारे में नहीं पता होता। इस अवेयरनेस कैंपेन को चलाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? देखें, पिछली दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम के अंदर आया था और बड़ा ज़बरदस्त आपने सिलसिला स्टार्ट किया था कि जो 50th हमारी एनिवर्सरी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके अंदर प्रोग्राम्स भी किए थे। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न है, इसकी आउटरीच पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है, चाहे वो आपके अर्बन एरियाज़ आएँ या रूरल एरियाज़ आएँ, चूँकि रूरल एरियाज़ के अंदर काम करने की जो है वो गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि आप एक इसके ऊपर प्रोग्राम्स के एक सीरीज़ बनाएं जिसके अंदर राइट ऑफ अवेयरनेस के ऊपर आए, पब्लिक राइट्स के ऊपर आए, फोरम्स के ऊपर आए, ताकि और उसके अंदर ये है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करें, आप अपनी कॉल्स को उनको लोगों को लेके आएँ, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, आपसे इंटरेक्शंस करें। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़रूरी काम इस मुल्क के अंदर है और जिसका आगे भी बहुत इसकी अल्लाह के यहाँ जज़ा भी इस चीज़ के अंदर है कि अगर आपने किसी शख्स को उसके राइट्स तक पहुँचने के अंदर फैसिलिटेट किया या आपने उस शख्स को इंसाफ की रसाई तक जो है वो मदद की। इसी तरह कहते हैं कि अगर कोई शख्स इबादत करे 70 साल तो उसका एक है, लेकिन अगर कोई इंसाफ की तरफ एक है तो उसका जो एक दिन या एक घड़ी जो है वो उससे ज़्यादा आएगी। इवन सर विंस्टन चर्चिल के बारे में आपको पता होगा कि जंग दौम में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हमारा इंसाफ का सिस्टम सही चल रहा है तो फिर हम जंग कभी हारेंगे नहीं। दूसरी चीज़, हम अपने कल्चर को बैठे हुए प्रमोट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। हमारे कल्चर में एक सिस्टम है जिरगे का। अब मुझे ये समझाएं कि जिरगा सिस्टम कैसे मदद या मुआविन साबित हो सकता है हमारे लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या कोई रुकावट जो है ना वो आती है ये लीगल सिस्टम? दुनिया के अंदर अब जिस तरह आपकी आबादी बढ़ रही है, तकरीबन 8 अरब के करीब दुनिया की आबादी बढ़ गई है, इसी तरह दुनिया के इस सिविल इश्यूज़ जो हैं या क्रिमिनल इश्यूज़ जो हैं वो उस हिसाब से बढ़ भी रहे हैं। हाँ, इसी तरह अब दुनिया ने बहुत सारे मैकेनिज़्म भी अडॉप्ट किए हैं और जिसकी तरफ आपने जिरगा कहा है उसको वो इंग्लिश के अंदर कहते हैं ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसको रिकन्सिलिएशन का नाम देते हैं, उसको आर्बिट्रेशन का नाम देते हैं, उसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। और दुनिया के अब जितने ममालिक जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसके अंदर कंपल्सरी कर दिया है कि अगर आपके सिविल इश्यूज़ हैं तो पहले आप एक फोरम के अंदर जाएंगे, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो आपकी बात सुनेगा और उसके बाद उसकी जो जजमेंट है या जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं उसको आप लेके जाके तो जाएंगे कोर्ट के अंदर डिक्री ऑफ कोर्ट करने के लिए। हमारे मुल्क के अंदर भी हमने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और हमने अपने सिविल प्रोसीजर कोड को अडॉप्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को इनिशिएट तो कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन का जो अमल है वो हमारे मुल्क के अंदर बड़ा स्लो है। तो उसके लिए ये है कि जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 89A है जो हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को डील करता है, उसके अंदर हमारी कोर्ट्स को भी चाहिए कि इसको फ़रोग दें। फिर हमारा आप ये देखें कि कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर या टैक्स सिस्टम के अंदर जो रेगुलर एजुडिकेशन है वो लोगों का एक सेकंड टियर ऑफ समझते हैं कि ये आपसे में टारगेट है। उनका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा अगर किसी गवर्नमेंट के साथ है या किसी प्राइवेट लोग के साथ है तो वो आपस में बैठ के उसको रिजॉल्व किया जाए। और हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जो कमर्शियल या सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज भी मौजूद है। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ को फ़रोग नहीं है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क के अंदर एक नेशनल लेवल पे नेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनना चाहिए जिसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, हमारे प्रोविंसेस में बनना चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर बनना चाहिए। चूँकि आप ये देखें कि एक एक जज के पास जो है वो दर्जनों के हिसाब से केसेस हैं, तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आप देखें फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकता है, कमर्शियल्स के लिए काम कर सकता है, टैक्स के लिए काम कर सकता है। और इवन जो हमारा USA या UK अंदर है या इवन कनाडा के अंदर वो है, उन्होंने अपना तो ज्यूरी सिस्टम भी रखा हुआ है कि वो अब क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी वो आम लोग जो हैं, जो शहरी हैं, उनको वो बिठाते हैं, वो फैक्ट्स पे बात करते हैं और फिर उसके ऊपर प्लीडेड गिल्टी या नॉट गिल्टी का कॉन्सेप्ट आता है तो स्टेट एक्सपेंसेस भी इस चीज़ पे कम आते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रेस तो किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है कि जुडिशरी के साथ मिलके आउट ऑफ बॉक्स इस सोल्यूशन पे जाए और इस मसले को एट प्रायोरिटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमारे इस पूरे जुडिशियल सिस्टम के अंदर इसको इन्फोर्स करें। सर, जनरल पब्लिक को अक्सर ये मसला भी दरपेश आता है, वो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि वो क्लब बरादरी ही जो है वो इंसाफ के हसूल में सबसे ज़्यादा मसले मसाइल जो है वो लेके आते हैं, जस्ट फॉर द सेक के केसेस जो हैं वो ज़्यादा होते रहें या डेट्स ज़्यादा होती रहें इस वजह से।
आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ में किस हद तक हकीकत शामिल है? देखें, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है आपका स्टैट्यूट्स है कि आपका स्टैट्यूट्स क्या कहता है, दूसरा आपका प्रोसीजर है। पाकिस्तान के अंदर स्टैट्यूट्स जो है वो एक इतनी सी होगी किताब, और जो हमारा प्रोसीजर है वो इतना बड़ा है। अब जो लॉयर्स हैं वो उस प्रोसीजर को जब फॉलो करते हैं या उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर डिले आता है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो पाकिस्तान का सिविल सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसका एक 1898 का प्रोसेस है और एक 1908 का, इसे हम फौरी तौर पे एबॉलिश कर देना चाहिए और इसकी जगह जो है, जिस तरह बहुत सारे ममालिक ने अपने प्रोसीजर्स को कम किया है, अभी भी हम इस चीज़ के अंदर पड़े हुए हैं कि जी एक डाकिया जाएगा, वो जाके सर्विस करेगा, फिर वो सर्विस वापस आएगी, फिर आप प्रोक्लेमेशन पे करेंगे, आप ऑटोमेशंस के उसके ऊपर चले जाएं, तो वो जो 3-4 माह इस चीज़ के अंदर ज़ाया होते हैं उस प्रोसेस के अंदर, उससे भी निकल सकते हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जब आप उस प्रोसेस को कट शॉर्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली लॉयर्स भी जो हैं उसको स्पिन करने के अंदर जो है उनके लिए मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया सर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि जस्टिस फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए लागू हो और हमें इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। ख़ासतौर पर इनटॉलरेंस बिहेवियर और एक्सट्रीम माइंडसेट से इज्तनाब करना चाहिए और उन्हीं को मज़ीद जो है ना वो ग्रूम करने के लिए या उनकी रिहेबिलिटेशन के ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ फ्रेंड्स। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों से बढ़ गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और रिहेबिलिटेशन लीडरशिप का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि शुरू होगी 16 जुलाई से और इख्तिताम पजीर होगी 22 जुलाई को। इस कॉन्फ्रेंस में जो है
बहुत सारे सेशंस किए जाएंगे, बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसका मकसद क्या है और इसमें किन चीज़ों पे बात होगी, इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो भी इस पे फर्दर जो है वो रोशनी डालेंगे। डेफिनेटली। और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनके मशकूर हैं, इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, खासतौर पर इस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक से कई शुरका शिरकत कर रहे हैं, रिसर्चर्स, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में होना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। रिहैबिलिटेशन लीडरशिप होती क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं एज ए फैकल्टी मेंबर और एज ए सीनियर एग्जेक्टिव मुशीर जो है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हैं, और उन्हीं के ताउन से ये कॉन्फ्रेंस भी करवाई जा रही है। इसके अलावा साबिक एग्जेक्टिव डायरेक्टर WHO और पाकिस्तान में बहुत सारे गवर्नमेंट्स को असिस्ट कर चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, हेल्थ के हवाले से भी और दीगर और प्रोग्राम्स पर भी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बात करने के लिए जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये रिहैबिलिटेशन लीडरशिप, ये इसका मकसद क्या है, और ये पहले तो ये समझाएं लीडरशिप रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता क्या है? बड़ी मेहरबानी। आपको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान जैसे मुल्कों में है, वो ये है कि जब किसी की टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी करवा दें, ये रिहैबिलिटेशन। हाँ। और उसका मैक्सिमम क्या होता है कि अगर कोई उसकी ऐसी हालत है कि वो कम्प्लीटली रिहैबिलिटेट नहीं हुआ, तो उसका हम असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो व्हील चेयर है, जो हियरिंग एड है, उस तरह की चीज़ें। मसला ये अब हुआ है कि किस लिए ये हम लीडरशिप कोर्स करवा रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी अब जो डिज़ीज़ का बर्डन है ना, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जिसको हार्ट डिजीज़ कहते हैं, कैंसर है, वो बढ़ रही हैं। जब वो बढ़ती हैं तो उसके साथ आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वो तो अब मलेरिया है, दवाई दी ख़त्म हो गया। डायबिटीज़ जिसको हो गई उसको हो गई, हाँ। जिसको हाइपरटेंशन हो गई उसको हो गई, उसको सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना पड़ता है। इसी तरह। और उसकी बुरी बात यह है कि वक्त के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ आपकी फंक्शनैलिटी पे इफ़ेक्ट करती है। आपकी सेहत आपको तो ठीक रखते हैं, लेकिन जो आपकी फंक्शनैलिटी है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपकी मेंटल फैकल्टीज़ डिस्टर्ब होती हैं, आपकी पेन्स बढ़ जाती हैं, आपकी जो चलना फिरना वो मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए अब हम चाह रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन जो है वो हेल्थ सिस्टम्स के अंदर मेन स्ट्रीम हो, ताकि इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिसीज़ एंड द हेल्थ सिस्टम। और उसके लिए बिकॉज अवेयरनेस बहुत थोड़ी है, इवन इन द मेडिकल कम्युनिटी के अंदर। मेडिकल कम्युनिटी के अंदर भी हम अभी यही सोचते हैं कि जिसकी टांग टूट गई है उसकी सर्जरी करो। मतलब फिजिकल रिहैबिलिटेशन का एक कॉन्सेप्ट अभी तक फिजिकल भी बड़ी लिमिटेड है। अच्छा। फिजिकल भी यही है कि उसकी सर्जरी करें और उसके बाद किसी की रिहैबिलिटेशन होती है, क्योंकि अभी भी हमारी मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। उस बेचारे को गाँव भेज दिया जाता है, उसके घर वाले उठा के ले जाते हैं, ना कोई व्हील चेयर है ना कोई और चीज़ होती है, कोई फॉलोअप नहीं होता। तो उस सिलसिले में हम ये कर रहे हैं कि जो यंग emerging leaders हैं within the medical community but also with the disability community जो है उसके अंदर हम उनको कैसे sensitize कर रहे हैं। और इसलिए हमने जो लोग हैं वो एकेडमिया से भी बुलाए हुए हैं, NGO से भी बुलाए हैं, रिसर्च कम्युनिटी से भी बुलाए हैं, गवर्नमेंट से भी बुलाए हैं, डेवलपमेंट एजेंसी के बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन कॉन्फ्रेंस जो है, इसकी आइडिया जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ, क्या सोच के जो है वो ये रियलाइज़ किया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस को करना ज़रूरी है? हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो पॉपुलेशन के हिसाब से 5-6 मुल्कों में दुनिया के बड़े बड़े आता है। तो जब भी कोई मसला हेल्थ का होता है या कोई मसला होता है दुनिया में, अगर हम पाकिस्तान के अंदर उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया के बहुत सारे अच्छे, दुनिया के जो पॉपुलेशन ओवरऑल उस पर इफ़ेक्ट होता है। उसमें वो नाइजीरिया है, इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है। एक तो वो बात है। दूसरी ये है कि ये पैसा जो है बेसिकली USAID से आ रहा है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी कंट्रीज एटलीस्ट फॉर द सोशल सेक्टर। ओके, नाइस, वंडरफुल, दैट्स रियली ग्रेट। मुझे ये बताएं सर, रिहैबिलिटेशन का ये जो प्रोसेस है अब पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल किस तरह होगा? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो कुछ चैलेंजेस हमें सामने आते हैं हेल्थ से रिलेटेड सिस्टम में। सो उन चैलेंजेस को देखते हुए और रिहैबिलिटेशन को समझाने के लिए, और ख़ास तौर पर एक डेवलपिंग स्टेट कंट्री में, कितना ये मुश्किल होगा या इजी होगा? नहीं, मुश्किल तो ज़रूर होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कैपेसिटीज़ नहीं हैं, या वेरी फ्यू फिजियोथेरापिस्ट। मुझे याद है जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में होता था तो पूरे पिम्स के अंदर एक फिजियोथेरापिस्ट था, पूरे पिम्स के अंदर, और दैट वाज ऑलमोस्ट इन इस्लामाबाद। पॉलीक्लिनिक में कोई फिजियोथेरापिस्ट नहीं।
अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद काफ़ी सारी एड आई थी दुनिया से, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर इंजर्ड, और उसमें काफ़ी लोग ट्रेन हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत थोड़े लोग हैं, अभी भी बहुत थोड़े लोग हैं। सो वन इज़ द इशू ऑफ कैपेसिटी, सो वी वांट टू सेंसिटाइज बोथ टू द गवर्नमेंट एंड टू द हेल्थ कम्युनिटी एंड द NGOs की एक चीज़ है जिसमें अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे लोगों की जो दुख दर्द और तकलीफ़ है, क्योंकि जब आपके फंक्शनैलिटी पूरी नहीं है ना तो आप ज़िंदा होते हैं लेकिन यू आर नॉट फुली फंक्शनल। एक तो हुआ कि हम चाह रहे हैं कि कैपेसिटीज़ बढ़े, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत होगी कि इनकी ट्रेनिंग की जाए। ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं, स्कूल्स ऑफ मेडिसिन हैं, स्कूल्स ऑफ रिहैबिलिटेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत थोड़े हैं इस वक्त भी। जो लाइसेंसिंग बॉडी इवन पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जैसी, उनमें भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। दे रिकग्नाइज इट बट नॉट एट द लेवल वेयर वी रिकग्नाइज कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए, हमें सर्जन चाहिए। एक तो वो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई भी काम करने के लिए प्राइमरीली जो पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर, वो हमेशा गवर्नमेंट करती है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह वो वैक्सीनेशन है, वो वाटर एंड सैनिटेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर या NGO नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बाय डेफिनेशन जो है फॉर प्रॉफिट होता है। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट ने करना होता है। सो हम इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये है कि वी आर डिस्कसिंग विद द नेशनल अथॉरिटीज़, प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर से आज हमारी मीटिंग है, कल डायरेक्टर जनरल हेल्थ आया हुआ था, उससे डिस्कशंस हो रही हैं कि हाउ कैन गवर्नमेंट इंक्रीज सम सॉर्ट ऑफ फंडिंग। डेफिनेटली, क्योंकि फंडिंग चाहिए ना, एग्जैक्टली, फिर ही बंदे ट्रेन होंगे ना, फिर ही चीज़ें बढ़ेंगी। डेफिनेटली। तीसरी चीज़ है कि एक पॉलिसी लेवल के ऊपर हमेशा आपको कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेजिस्लेशंस करनी पड़ती हैं ताकि वो चीज़ें शुरू हो जाएं। अगर किसी ने करनी है, किस तरह अगर आपने असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है तो उस पर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें मिल मिला के करनी पड़ती है। दैट्स द थर्ड कंपोनेंट। फोर्थ ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर, जो आखन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे पेशावर में एक वो है न्यूरो साइंसेस का इंस्टीट्यूट है, उनके साथ और इस्लामाबाद गवर्नमेंट के साथ, WHO जो कंट्री ऑफिस है उनके साथ, हम सब के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि आप किस तरह इकट्ठे मिल के गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में जब इसका बर्डन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा उनके लिए मैं कैसे करते हैं। अगर आप इजाज़त दें मैं आपको एक मिसाल दें प्लीज़। पूरी दुनिया के अंदर जब आपको हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद आपको जो कॉर्नरी केयर यूनिट के बाद कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन आपको आउट ऑफ द कॉर्नरी केयर यूनिट रखते हैं, फिर आपको रिहैबिलिटेशन के लिए भेजते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ इवन द बेस्ट फैसिलिटीज़, जब आप कॉर्नरी केयर यूनिट से निकलते हैं आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये आपने दवाइयाँ खानी है, ये खानी है, आप घर चले। हाँ। और उस बंदे को जिसको हार्ट अटैक हुआ होता था, टू रिहैबिलिटेट, जस्ट टू वॉक नॉर्मली एंड ईट नॉर्मली, और साइकोलॉजिकल शॉक होता है, बड़े बंदों को होता है कि मैं तो यार रोज़ ट्रेल पे जाता था, मुझे कैसे हो गया एक्सक्यूज़ मी। तो उसके लिए भी रिहैबिलिटेशन। स्ट्रोक होता है, हम अस्पताल लेके जाते हैं, दवाई देते हैं, डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि अच्छा जी ये ले जाइए दवाइयाँ दें, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू रिहैबिलिटेट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। सर, फिजिकल रिहैबिलिटेशन के बारे में तो लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से आपने बताया कि बाकी डिजीज़ेज जो हैं लाइक हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज़ होगी, इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। इनके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? देखें, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। मैं गांव में पैदा हुआ था, गांव से मेरा अभी भी जो घर बार है गांव में ही है। गांव के अंदर ऑलमोस्ट हर बंदे को तब पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है जब उसका कोई शुगर लेवल इतना ज़्यादा होता है और वो कोलैप्स हो जाता है, उसको अस्पताल लेके जाता है, या किसी और वजह से वो अस्पताल जाता है तो उसको कहते हैं अच्छा टेस्ट करवाओ, उसके ब्लड टेस्ट, उसको बताते हैं कि तुम्हारी तो शुगर बढ़ी आई है। इसी तरह हाइपरटेंशन का होता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन होता क्या है कि जो कंप्लायंस है ना मेडिसिन की, एक माइंड सेट है कि जी दवाई खाई ठीक हो गया मेरी, अब तो 3 दिन से मैं दवाई खा रहा हूँ हाइपरटेंशन की, तो अब ठीक है। हाइपरटेंशन की आपको पूरी उम्र दवाई खानी है। वो लोग समझ, हमारे यहाँ एक माइंड सेट दिया कि दवाई तो बुरी चीज़ है, ये तो खानी नहीं चाहिए, कम खानी चाहिए। या आपको बड़े पढ़े लिखे लोग मिलेंगे कि यार दवाइयाँ जो है ना, हाँ क्या ज़रूरत है, और बड़े फख्र से भी बता रहे थे कि हम तो दवाई नहीं खाते, बिल्कुल छोड़ दिए। लेकिन जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसमें दवाई कभी ना छोड़ें। आप बिल्कुल फिट भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप वो चीज़ें ज़रूर साथ करते रहें, एक्सरसाइज है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए, डाइट के लिए, लेकिन दवाई कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये बीमारी अभी तक कोई इलाज नहीं है। इनकी दवाइयाँ हैं, प्रिवेंशन कोई है, लेकिन दवाई खानी।
सो उसके लिए दो चीज़ें जो आप फरमा रही थी मादाम, कि एक तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस इसी तरह क्या पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, क्योंकि पीपल आर लर्निंग, गवर्नमेंट की कैंपेन चल रही हैं, जीपीज़ बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा एक माइंड सेट है ना कि दवाई खा ली है 3 दिन, जी मैं आप ठीक हो गई हूँ डॉक्टर साहब, या ठीक हो गया हूँ डॉक्टर साहब, मुझे दवाई की जरूरत, उनका नहीं दवाई आपने खानी है, वो नहीं खाते। उसमें जो दुनिया के अंदर डॉक्टर्स ओनली प्रोवाइड 25% केयर टू द क्रोनिक डिजीज़ पेशेंट, इट्स योर फैमिली, कि आप बीवी हैं, खामंद हैं, बच्ची बेटी हैं, वो बाप को दवाई खिलानी है, माँ को दवाई खानी है, सास को दवाई खिलानी है कि नहीं जी आपने दवाई खानी, कहते नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत। सो इट्स ए कंटिन्यूस लर्निंग, अवेयरनेस, और आहिस्ता आहिस्ता लोग सीख रहे हैं। ठीक है सर। सर अच्छा, एक और ये लास्ट क्वेश्चन कि इससे जॉब्स में फ़र्क आएगा? ऑब्वियसली देखिए कि जब भी आपकी इट इज़ जो जॉब्स हैं तो मार्केट से रिलेशन है ना, ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात। मुझे याद है कि जब हम 90s में हम पब्लिक हेल्थ में आए थे, तो पब्लिक हेल्थ में जितने डॉक्टर अभी तक 95% डॉक्टर्स आते हैं, तो तब तो ऑलमोस्ट 100% डॉक्टर्स आते थे, अब तो दूसरे लोग भी आ रहे हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर। तो वो सारे सिर्फ वो डॉक्टर्स आते थे जो ना कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते थे, जो ना ऑर्थोपेडिक सर्जन बन, पैसेंजर जो आते थे ना कहते अच्छा चले जी हम बन जाते हैं पब्लिक हेल्थ मेडिकल सुपरिटेंडेंट लागे, नो ऑफेंस, देयर आर सम ब्राइट बट हार्डली दोज पीपल हु आर द बैक बेंचर। अब बाई चॉइस आ रहे। सो जब आपका स्कोप बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो जॉब तो ऑब्वियसली फिर निकलते हैं, वो करेंगे। उस दुनिया में जिधर जिसको हाई इनकम कहते हैं, वहाँ पे अंदर फिजियोथेरापिस्ट जो है जिस तरह ग्रेड 20 में भी हैं, 22 में भी हैं, वो प्रोफेसर्स भी हैं, वो डीन्स भी हैं, वो चेयर्स ऑफ डिपार्टमेंट में। ठीक है। हमारे पास फिजियोथेरेपी को हम ज़्यादातर समझते हैं कि ये तो आपका ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन छोटा काम उसका अल्टरनेट भी ऑप्शन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर फॉर वेरी काइंड, विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पाकिस्तान इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर, एंड आई होप कि आपकी जो गुफ्तगू चल रही है हमारी गवर्नमेंट के साथ भी, वो भी इसको आगे लेकर बढ़ेगी, क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह सुबह का वक्त है, हमारा प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली आपको PTV पे भी अपडेट मिलेगी कि कैंसर हॉस्पिटल इस्लामाबाद का भी इफ्तिताह होने जा रहा है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द करेंगे, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। मुझे, रुशना को और सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।